नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जो रासायनिक विज्ञान का दूसरा अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण। इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल क्या होता है, अम्ल से जुड़ी सारी जानकारी, चाहे उसकी भौतिक गुण हो चाहे उसके रासायनिक गुण हो, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप आराम से बैठिए, कॉपी पेन साथ में लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। इस वीडियो के बाद आप अम्ल में से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आपके एग्जाम में हो, एनुअल एग्जाम में हो, चाहे हाफ ईयरली में हो, चाहे यूनिट टेस्ट में हो, सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है अम्ल होता क्या है। देखिए, अम्ल क्या होता है, तो अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हीं को बोला जाता है अम्ल। अम्ल का मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, चाहे आप नींबू बोल लो, चाहे आप संतरा बोल लो, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में अम्ल होता है, मतलब वो अम्लीय पदार्थ होते हैं। तो अम्ल का रासायनिक मतलब अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे बोला जाता है अम्ल। अब इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, तो पहला, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसा कि हमने बात करी, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सारे अम्ल होते हैं। दूसरा, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटमस पत्र क्या है, एक सूचक होता है जो ये बताता है कि ये अम्ल है या क्षार है। तो ये क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। पीएच मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये हम पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल आप ये समझ लीजिए। जो पीएच मान होता है अम्ल का वो 7 से कम होता है और ये जलीय माध्यम में, जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। और ये चालन किस वजह से करता है, इस आयन की वजह से करता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से करता है। तो भौतिक गुण क्या है इसका, पहला, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। और चौथा, ये जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। ठीक है, अब उसके बाद है इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है, जल में वियोजन। जल में वियोजन का मतलब होगा जब भी आप अम्ल को जल में अम्ल को जल में घोलते हो तो ये हाइड्रोनियम आयन देता है H3O+, इसी को हम शॉर्ट में H+ भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्शन दिख रही होगी आपको, HCl है, जैसे इसकी रिएक्शन हुई तो H यहां जुड़ जाएगा इसके साथ में, किसके साथ में, H2O के साथ में, तो H3O+ बन जाएगा और ये Cl- बन जाएगा। तो ये क्या होते हैं, दोनों आयंस होते हैं। ठीक है, अब अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, तो अम्ल दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। जो प्रबल अम्ल होता है इसे हम खनिज अम्ल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबल अम्ल का मतलब हो गया ऐसे अम्ल जो पूरी तरीके से जल में आयनित हो जाते हैं, मतलब अगर हम इसे जल में डालें तो पूर्ण रूप से आयन में विभक्त हो जाता है, तो उसे बोला जाता है प्रबल अम्ल। जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और HNO3 इसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं, प्रबल अम्ल या खनिज अम्ल भी इन्हें बोला जाता है। अगर आपके पास आता है तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, खनिज अम्ल भी इन्हें बोला जाता है। और ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने प्रबल होते हैं कि ये आसानी से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये काम बहुत काम आते हैं, बट आप इन्हें डायरेक्ट हाथ में नहीं डाल सकते। जैसे आपने सुना होगा तेजाब होता है, तो तेजाब में प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब होता है, ये हमारे लिए इसे बोलते हैं हम, जो दुर्बल अम्ल होता है या जैविक अम्ल इसे बोला जाता है। कौन सा अम्ल, जैविक अम्ल, इन्हें हम जैविक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैविक अम्ल का मतलब हो गया ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, लाभप्रद होते हैं। तो ये कौन से अम्ल होते हैं, तो जो अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, कुछ कुछ भाग इसका आयनित होता है, तो उसे बोला जाता है दुर्बल अम्ल। कौन सा,
जैसे CH3COH, इसे बोलते हम एसिटिक एसिड। जैसे होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, जो भी दूध हो गया, दही हो गया, उसमें लैक्टिक अम्ल होते हैं। और एक होता है साइट्रिक अम्ल, ये होता है खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है, जो भी खट्टे फल होंगे उनमें साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रबल अम्ल जिसे हम खनिज अम्ल भी बोलते हैं, और एक हो गया दुर्बल अम्ल जिसे हम जैविक अम्ल भी बोलते हैं। तो आपको समझ आया होगा दो प्रकार के अम्ल, एक प्रबल और एक दुर्बल। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तनुकरण क्या होता है, डाइल्यूशन बोलते से तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है जब हम किसी भी पदार्थ में, जो प्योर पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, उसमें जब हम जल मिला देते हैं तो उसे बोला जाता है तनुकरण करना। तो क्या होता है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में जो आयनों की सांद्रता होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, देखो मान लो ये आपके पास कोई ग्लास है जिसमें आपने अम्ल डाला हुआ है। अब अम्ल में क्या होता है, आपको बताया H+ आयन होता है या H3O+ आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। तो आप इसमें जल डालोगे जब, तो जो H3O+ आयन है, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो उसी को बोला जाता है तनुकरण करना। जैसे आप दूध में पानी मिलाते हैं तो दूध की मात्रा कम हो जाती है, ऐसे ही जब हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो जो हाइड्रोनियम आयन होता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उसी को बोला जाता है तनुकरण करना। ठीक है, और प्राप्त अम्ल को तनु अम्ल वो कहा जाता है, मतलब डाइल्यूटेड एसिड से बोलते हैं तनु अम्ल। अब यहां पर परीक्षा में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल में पानी मिलाना चाहिए या पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझाता हूं मैं पहले, फिर आपको पढ़ के सुनाऊंगा क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये मान लो एक गिलास है जिसमें पानी है, और ये एक दूसरा गिलास है जिसमें अम्ल है, HCl मान लिया मैंने। अब होता क्या है, जब हम अम्ल को तनु करें तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसमें पानी डाल दें, है ना, तो भी ये पतला हो जाएगा, या आप अम्ल को पानी में डाल दो तो भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें जो जब भी आप अम्ल का तनुकरण कर रहे हो, मतलब जब अम्ल को तनु कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, जो अम्ल है उसे पानी में मिलाना चाहिए, जो अम्ल है उसे पानी में मिलाना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि जब आप अम्ल को पानी में मिलाते हो तो ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इससे बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, और ये जो ऊष्मा होती है ये इतनी प्रबल होती है कि अगर ये गिलास से बाहर निकल जाए तो ये आपके आंखों को, आपकी त्वचा को, आपके कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो अम्ल है उसे पानी में डालते हैं। तो जब आप अम्ल को पानी में डालोगे तो जो उससे गर्मी निकलेगी, जो पानी है उसे धीरे धीरे अवशोषित कर लेगा, और जब अम्ल जो पानी है वो जो हीट, मतलब जो गर्मी निकली है उसे अवशोषित करेगा, तो न तो ग्लास के टूटने का डर होता है और न ही वो आपके कपड़ों पर गिर सकता है। लेकिन इसके उल्टा अगर आप पानी को अम्ल में डालते हो तो क्योंकि पानी की मात्रा कम होगी, अम्ल बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत भयानक विस्फोट हो सकता है, और विस्फोट होगा तो जो अम्ल है वो जो आपका बर्तन है उससे बाहर आएगा, तो आपकी त्वचा को, आपकी आंखों को, आपके कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। देखिए नियम क्या है, अम्ल को तनु करने के लिए हमेशा पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए और विलयन को लगातार हिलाते रहना चाहिए। कभी भी पानी में अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलाना चाहिए, देखिए ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण है। देखो, अम्ल और जल के बीच की जो अभिक्रिया होती है वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी आपको पता होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्मी या हीट निकलती है, यानी इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है। यदि आप अम्ल में पानी डालोगे तो उत्पन्न होने वाली अत्यधिक ऊष्मा के कारण स्थानीय जल तुरंत वाष्प में बदल सकता है, जिससे अम्ल छलककर आपके चेहरे, आंखों या कपड़े पर गिर सकता है, जिससे आप जल सकते हो। साथ ही अत्यंत स्थानीय उष्मा के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। लेकिन
यदि आप पानी में अम्ल डालोगे तो इससे क्या होगा, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक होती है इसलिए उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को पानी अपने भीतर अवशोषित कर लेता है, जिससे दुर्घटना का खतरा नहीं रहता है। तो आपको समझ आया होगा, जब भी आपको अम्ल का तनुकरण करना है तो आप क्या करोगे, अम्ल को पानी में डालोगे, न कि पानी को अम्ल में डालोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके पास आता ही, आपके एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे आपके पास है तनुकरण का आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है, आपको समझाता हूं मैं। मान लो आपके पास ये एक पात्र है कांच का, इसमें आपने अम्ल डाला हुआ है, HCl बोला मैंने, ठीक है। अब अगर इसमें HCl है तो आपको बताया मैंने कि इसमें कौन से आयन होंगे, H3O+ हाइड्रोनियम आयन जो होंगे, ठीक है। अब जब आप इसमें पानी डालोगे तो मुझे बताओ कि जो H3O+ आयन है इसकी मात्रा बढ़ेगी या कम होगी। तो आप बोलोगे कम होगी, क्योंकि आप पानी मिलाओगे तो उसकी मात्रा कम होगी ना। तो जब मात्रा कम होगी तो उससे क्या होगा, इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, मतलब शुद्धता कम हो जाएगी। तो बस यही बात कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप पानी डालते हो तो H3O+ इसकी मात्रा धीरे धीरे घट सकती है, इनकी संख्या घटेगी और घटेगी तो सांद्रता कम होगी, और यही यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। अब आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जो आपने ये भी जितना बड़ा लिखा हुआ है ये सब कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो, जब किसी अम्ल का तनुकरण किया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या घट सकती है। ऑब्वियस सी चीज है, आप किसी भी चीज में अगर पानी डालोगे तो उसमें जो मौजूद कण है उनकी संख्या घटेगी, क्योंकि पानी उसमें ऐड हो जा रहा है। अब जो सांद्र अम्ल होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, इसका मतलब जो शुद्ध अम्ल होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा न्यूनतम होती है, इसमें H3O आयनों की सांद्रता बहुत उच्च होती है। तनु अम्ल क्या होता है, तो जिसमें पानी की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होती है, इसमें प्रति इकाई आयतन में H3O+ की सांद्रता कम हो जाती है। तो ये बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आप तनुकरण करते हो तो सांद्रता क्या होगी, हमेशा कम होगी। आपको समझ आया होगा कम क्यों होगी। अब उसके बाद है तनुकरण का पीएच, तनुकरण और पीएच का क्या संबंध होता है। तो चूंकि तनुकरण करने से H3O+ मतलब जो हाइड्रोनियम आयन होता है इसकी सांद्रता घट जाती है, इसलिए जो अम्ल की पीएच वैल्यू है इसका मान बढ़ जाता है, मतलब ये 7 की तरफ जाना शुरू हो जाता है। यम पीएच का मतलब बड़ा सिंपल होता है, देखो जो 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है, एक स्केल होता है, उस स्केल में ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको अभी सिर्फ ये समझा रहा हूं मैं। ये एक 0 होता है और यहाँ पे होता है आपका 7 और यहाँ पे होता है 14। तो इससे नीचे जितने भी होंगे वो सारे अम्ल होते हैं, और इससे नीचे को आप आओगे तो अम्ल की सांद्रता बढ़ती है। जैसे मतलब 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो जिसकी पीएच वैल्यू 1 होगी वो सबसे प्रबल अम्ल होगा, और जिसकी 7 होगी, जिसकी 6 होगी वो दुर्बल अम्ल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप तनुकरण करोगे तो मतलब H3O की मात्रा घटेगी। अगर H3O की मात्रा घटेगी तो जो पीएच है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, मतलब यहाँ से ऊपर को जाएगा। और आपको बताया मैंने पीएच जितना बढ़ेगा अम्ल उतना ही कम प्रबल होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रबल अम्ल का पीएच मान 1 है, जो बताया मैंने, उसमें बहुत सारा पानी मिलाकर उसे तनु कर दिया जाए तो उसका पीएच मान बढ़कर 3 या 4 हो सकता है। और पीएच मान बढ़कर 3 या 4 से मतलब है कि जो अम्ल है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, दुर्बल होने लगता है, ठीक है। आगे आपके पास है सभी अम्लों में क्या समानता होती है, मतलब जितने भी अम्ल होते हैं उसमें क्या समानता होती है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अम्ल का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, मतलब जितने भी अम्ल होंगे उन सब में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है। बस यही समानता सब में होती है। तो क्या होता है, सभी अम्लों में सबसे मुख्य समानता यह है कि उन सभी में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होता, हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। जब किसी भी अम्ल को जल में घोला जाता है तो वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ये आपको ध्यान रखना है, जहां भी अम्ल की बात होगी आपके दिमाग में सीधा आएगा कौन सा आयन होगा, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन होगा। और हाइड्रोजन आयन को ही हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि H+ आयन अम्लों की
अम्लों के अम्लीय व्यवहार और उनकी सभी साझा गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब अगर कोई भी अम्ल अम्लीय व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें क्या होगा, H प्लस आयन उपस्थित होगा। अब जैसे दिया हुआ यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, देखिए चूंकि H प्लस आयन अकेले नहीं रह सकता है, इसलिए तुरंत जल के अणु H2O के साथ मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो जैसे ये है, इसकी अभिक्रिया हमने करी तो क्या बनाया, जो H है वो इसके साथ चला गया तो ये बनाया इसने हाइड्रोनियम आयन, ये वाला, ठीक है। संक्षेप में समानता क्या होती है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या बनाते हैं, H प्लस या H3O आयन ही उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इसी कारण सभी अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, ये लाल करते हैं, ठीक है। तो सभी अम्लों में क्या समानता होती है, सब में H प्लस आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन होता है, ठीक है। आगे आपके पास है, अम्ल विद्युत का चालन क्यों करते हैं, अम्ल में विद्युत का चालन क्यों होता है, तो उसके लिए आपको बताया मैंने कौन जिम्मेदार होता है, H प्लस आयन होता है। जैसे विद्युत धारा के बहने के लिए मुक्त आवेशित कणों का होना आवश्यक है, धातुओं में यह मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं ये काम, जबकि जलीय विलयन में मुक्त आयन होने चाहिए, मतलब यह काम मुक्त आयनों का होता है। अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का चालन इसलिए करते हैं क्योंकि जल में घुलने पर वे आयनों में टूटकर आयनित हो जाते हैं। जो भी अम्ल है जब उसे जलीय विलयन में डाला जाता है तो वो टूट जाता है और टूटकर क्या देता है, आयन देता है। अब इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, देखो जैसे हम किसी अम्ल को जल में मिलाते हैं तो वो अपने आयनों में विभाजित हो जाता है, जैसे दिया होगा HCl है, तो यहाँ पे H प्लस अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया। विलयन में उपस्थित ये धन आयन जो आपको दिख रहा होगा H प्लस और ऋण आयन, ये गति करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। जब इस विलयन से इलेक्ट्रोड जोड़कर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये मुक्त आयन विपरीत चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ने लगते हैं और आयनों की इसी गति के कारण विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपको इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर कोई भी विलयन विद्युत का चालन कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें H प्लस आयन है। मैं अम्ल की बात कर रहा हूं, कोई भी अम्लीय विलयन अगर विद्युत का चालन कर रहा है इसका मतलब उसमें H प्लस आयन उपस्थित है, समझ गए आप, बस इतना याद रखो आप। तो अम्ल विद्युत का चालन क्यों करते हैं, क्योंकि अम्ल जैसे ही जल के संपर्क में आता है तो वो H प्लस आयन देता है और H प्लस आयन एक मुक्त आयन होता है जिस वजह से ये विद्युत का चालन करता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखो आप बस इतना समझ लो, अगर कोई भी पदार्थ है या कोई भी यौगिक है, अगर वो विद्युत का चालन नहीं कर रहा है इसका मतलब जब वो जल में घुलता है या जल में मिलता है तो H प्लस आयन नहीं देता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, कोई भी ABC कुछ भी है, अगर विद्युत का चालन नहीं कर रहा मतलब इसमें मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं। अगर हम अम्ल की बात करें तो H प्लस आयन उपस्थित नहीं होता है। जैसे लिखा हुआ देखिए, ग्लूकोज C6H12O6 होता है और अल्कोहल C2H5OH होता है कि रासायनिक सूत्र में इसमें हाइड्रोजन होता है, आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन यहाँ भी है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये आयनों में नहीं टूटते हैं, इसका मतलब H प्लस आयन मुक्त नहीं करते हैं। चूंकि इनके विलयन में कोई मुक्त आयन नहीं होते हैं इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते हैं। वही बताया मैंने आपको, जो भी चाहे ग्लूकोज हो चाहे अल्कोहल हो, जब ये पानी में इन्हें घोला जाता है तो ये आयनों में नहीं टूटते हैं, बस यही तो अंतर है, यही तो आपका आंसर है। जैसे दिया हुआ है, इसी H प्लस आयन की उपस्थिति के कारण जो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है और शुष्क HCl गैस, शुष्क मतलब जो HCl गैस होती है जिसमें पानी नहीं होता एक तरीके से, नीले लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती क्योंकि जल की अनुपस्थिति के कारण H प्लस आयन नहीं हो पाता है। समझ पाए आप? तो जो भी अगर विद्युत का चालन नहीं कर रहा मतलब उसमें H प्लस आयन नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो उसमें H प्लस आयन है। बस आपको इतना सा बहुत सिंपल सा ये ध्यान रखना है, मुझे उम्मीद है आपको ये ध्यान रहेगा। आगे इसमें है अम्ल के रासायनिक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है
एग्जाम में बहुत बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप इसे समझिए बहुत आसानी से, और बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो 4-5 गुण हैं जो आपको अभिक्रिया सहित याद रखने हैं, क्योंकि याद रखिए केमिस्ट्री में मतलब रासायनिक विज्ञान में अभिक्रिया का बहुत महत्व होता है, तो आपको अभिक्रियाएं जरूर याद रखनी है। पहला आपके पास है धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब भी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? ये लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। और इससे एक गैस मुक्त होती है, इससे बोला जाता है हाइड्रोजन गैस। दिख रहा? तो जैसे लिखा हुआ है अम्ल प्लस धातु, कोई भी अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे दही हो गया या जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, उसे पीतल या तांबे या किसी भी धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। उसका कारण यही होता है क्योंकि जब अम्ल किसी भी धातु के संपर्क में आएगा तो वो लवण बनाएगा, और वो लवण का जो नेचर होता है, मतलब जो लवण होता है वो जहरीले प्रकृति का होता है, मतलब वो जहर होता है एक तरीके से। तो इसीलिए किसी भी खट्टे पदार्थ को धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है। समझ पाए आप? और ये आपके पास एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है कि जो दही होता है या जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसे धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, जब जिंक जस्ता की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। दिख रहा होगा Zn प्लस H2SO4, इसी को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो ZnSO4 के साथ चला जाएगा और क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए जब इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाई जाती है तो यह पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। जैसे जैसे आपके पास ये है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है? हमने एक परख नली ली है, उसमें तनि सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ है, ये जो पानी टाइप का आपको दिख रहा है, और दानेदार जिंक इसमें डाला हुआ है। तो जैसे अभिक्रिया होती है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब एक बर्तन में हमने साबुन का पानी रखा हुआ है, तो जब इसमें साबुन का पानी रखा हुआ है तो जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से आती है, इस पाइप से होते यहाँ आती है, और हम यहाँ से मोमबत्ती इस पे जलाएं तो जो ध्वनि, मतलब जो ये मोमबत्ती है, ये फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन करती है। तो बस यही है जो आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, कि आप हाइड्रोजन जो गैस निकलती है उसकी जांच किस प्रकार करेंगे। तो आप सिंपल सा बोलोगे, उसकी जांच करने के लिए आप क्या करोगे? जो जलती हुई मोमबत्ती जब आप उसके पास लेके जाते हो तो हाइड्रोजन गैस के साथ पॉप ध्वनि निकलती है। ठीक है। अगला आपके पास है, जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें क्या होता है? जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है। जैसे दिख रहा होगा आपको, धातु है। अब यहाँ पे चाहे आप धातु कार्बोनेट रखो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट रखो, तो लवण बनेगा। जहां भी कार्बोनेट होगा वहां हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। अब जैसा आपको दिख रहा होगा, पहला धातु कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट। जब इसकी HCl से अभिक्रिया होती है, मतलब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये बनाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। इसी प्रकार NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसकी अभिक्रिया होती है तो ये बनाएगा NaCl सेम चीज प्लस CO2 प्लस H2O। एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा के लिए, उत्पादित CO2 गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया, मतलब मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो CO2 गैस निकल रही है जब इसे चूने के पानी के साथ मिलाया जाता है तो वो चूने का पानी एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, चूने का पानी होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे आपने CO2 इसमें डालोगे तो ये बनाएगा CaCO3, इसी को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। आगे आपके पास है, जब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जब अम्ल क्षारक
आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि जो अम्ल है वो क्षार के जस्ट उल्टा होता है। तो जैसे ही आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अम्ल है वो क्षारक को उदासीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, उसके प्रभाव को बिल्कुल कम कर देता है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे लिखा हुआ है अम्ल और क्षारक, तो अम्ल जब क्षारक पर अभिक्रिया करेगा तो क्या बना रहा है, लवण बना रहा है और जल बाहर निकल रहा है। तो यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया की बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कभी भी लास्ट में OH हो तो उसे हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, Na सोडियम होता है, तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। तो जो NaCl वही है जो हम खाने में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये होता आपके पास उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। जब भी जो धातु है, जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड मूल रूप से क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। जैसे धातु ऑक्साइड है प्लस अम्ल तो क्या बनाएगा, लवण और जल, जैसे हमने यहाँ पे किया था ऊपर। तो आपको दिख रहा होगा CuO कॉपर ऑक्साइड। जैसे इसमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड और जल का अणु बनता है। तो इसे बोला जाता है जब धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करता है किसके साथ में, अम्ल के साथ में। और आखिरी इसमें जलीय विलयन में अम्ल का व्यवहार कैसा होता है, तो मैंने बहुत बार इसकी चर्चा कर दी है ऑलरेडी। जब भी आप जलीय विलयन में अम्ल को डालोगे तो कौन सा आयन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन। तो आपको दिख भी रहा होगा अम्ल केवल जल की उपस्थिति में ही अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जब जल में घुलने पर अम्ल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे HCl है, जैसे इसे H2O में डाला तो ये आपको बना रहा होगा, इसे बोलता हूँ हाइड्रोनियम आयन। इसी H+ आयन की उपस्थिति के कारण ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शुष्क HCl गैस नीले लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास अम्ल और उससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं सब पे हमने बात करी है। अब अगर आपको ये अम्ल वाला पोर्शन समझ में आया तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ पहला देखिए, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अम्ल होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, और जो लवण होता है वो जहरीले प्रकृति का होता है, इसीलिए पीतल के या तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। दूसरा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो आपको बताया मैंने अभी, जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये इसने लिखा हुआ है, इस गैस की जांच आप कैसे करेंगे तो आपको समझाया मैंने, मोमबत्ती लेके जाओ, पॉप ध्वनि के साथ मोमबत्ती जलती है, मतलब हाइड्रोजन के बबल जलते हैं, तो ये इसका जांच आप इस तरीके से करोगे और इसकी रिएक्शन आप आसानी से लिख सकते हो। आगे लिखा हुआ है, जब कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखिए। बड़ा सिंपल है, देखो, क्योंकि कैल्शियम है तो ऑब्वियस सी बात है वो धातु कैल्शियम होगी, और जब इसकी अभिक्रिया होती है HCl के साथ में तो क्या बनाएगा, CuCl2 और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए संतुलित करने के लिए, तो ये इसका आपके पास आंसर होगा। आगे लिखा हुआ है, जो HNO3 होता है, HCl होता है, ये जलीय विलयन में अम्लीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं।
जबकि जो अल्कोहल और ग्लूकोज होता है वो यौगिकों के विलयन में अम्लीयता का लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। बड़ा सिंपल है, जो HCl और HNO3 है, जब इन्हें जल में डाला जाता है तो H प्लस आयन देता है, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। और जो अल्कोहल और ग्लूकोज होता है वो H प्लस आयन नहीं देते जब इसे जल में डाला जाता है, ये हमने अभी भी पढ़ा था। सेकंड आपके पास दिया हुआ है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि जब अम्ल को जल में डाला जाता है तो H प्लस आयन देता है, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि शुष्क HCl जो गैस होती है वो पानी की अनुपस्थिति में H प्लस आयन नहीं देता है, और अगर H प्लस आयन नहीं देगा तो वो लिटमस पत्र को नहीं बदलेगा। आगे दिया हुआ है, अम्ल को तनुकरण करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि जो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में? तो आपको अब बताया था मैंने बहुत विस्तार से, क्योंकि जब आप अम्ल और जल मतलब जब आप अम्ल का तनुकरण करते हैं या उसमें जल डालते हैं तो वो एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर आप अम्ल को जल में डालते हो तो जो निकलने वाली ऊष्मा है जल उसे अवशोषित कर लेता है, जिससे आपको नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप जल को अम्ल में डालोगे तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिससे अम्ल पात्र से बाहर निकल के आपकी आंखों को, आपकी त्वचा को, आपके कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अम्ल का तनुकरण करते समय उसे जल में डालना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय जो हाइड्रोनियम की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो आपको बताया था मैंने, जब भी अम्ल के विलयन को आप तनुकृत करोगे मतलब उसमें पानी डालोगे तो जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी सांद्रता कम होगी। और ऐसे ये भी है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक या क्षारक मिलाते हैं तो, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं अभी, तो आप इसे छोड़ सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चंस और इससे पहले वाले जितने भी हमने पढ़े हैं उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और अब आप अगर कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से हल कर लोगे। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना कवर करते हैं। आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स हमने बना रखे हैं, बस आप प्रॉपर पढ़िए इन्हें और प्रॉपर तरीके से लिखिए, तो आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे और आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाओगे। मिलता है आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।